तो जो बात मैं आपसे कह चुका था ऑलरेडी, जस्ट कनेक्ट टू दी लास्ट लेक्चर, तो वो मैं ये कह चुका था कि हाइड्रोजन इज यूजुअली अवेलेबल in two forms for reaction, either in atomic form or in molecular form. So you can have hydrogen in molecular form or atomic form for high reaction. और हमें यहाँ पर बताना है आपको कि दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन आपके लिए मुनासिब है फॉर रिएक्शन, या कब कौन सा और कब कौन सा, ऐसा कर लें ज़्यादा बेहतर जुमला होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वन मस्ट नो व्हाट इज एटॉमिक, व्हाट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वन हाइड्रोजन एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अदर वन, so that we can better decide under what circumstances which one is more suitable. So ये बात हम लिख चुके थे कि हाइड्रोजन in atomic form is atomic hydrogen, that is isolated atomic form, एक अकेला एटम हो इसमें। और इधर लिख सकते हैं हाइड्रोजन इन डायटोमिक फॉर्म। लिख चुके हैं हम, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैं मुख्तसरन दोबारा यही पॉइंट लिख रहा हूँ। हमने इसे इस तरह लिखा था कि हाइड्रोजन इन आइसोलेटेड एटॉमिक फॉर्म इज एटॉमिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विद इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और दूसरी ये बात भी लिख दी थी कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैपिटल H लिखते हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हाइड्रोजन का एटम आइसोलेटेड हालत में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। अकेला हाइड्रोजन का एटम हमें किसी सोर्स से मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। खुद से हाइड्रोजन अकेले एटॉमिक हालत में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसे हासिल करने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म है। बात हम पहले भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी आपसे कह चुके थे कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म H2। तो अगर आपको हाइड्रोजन का एटम चाहिए तो आपको उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज obtained by decomposing by decomposition of molecular hydrogen। ये हमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डीकम्पोजिशन से मिलता है। तो अगर ये हमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डीकम्पोजिशन से मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि ये हाइड्रोजन बनी बनाई हालत में हमें नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जबकि इट एग्जिस्ट नेचुरली। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन गैस नेचुरली जिस हालत में एग्जिस्ट करती है इस मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसको कोई इशू नहीं है, हमें एज इट इज आराम से मिल जाता है। सो पॉइंट नंबर 3, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का एडवांटेज हुआ और एटॉमिक हाइड्रोजन का डिसएडवांटेज हुआ। यानी एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए ये बात हमें नेगेटिव पॉइंट में जा रही होगी ना, हमारे लिए तकलीफ का बात है कि ये मिलेगा नहीं, हमें खुद बनाना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसी हालत में बना बनाया दस्तयाब है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, वो ये कहता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन यानी अगर हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में हो तो इट इज वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में लिखें इट इज very stable
and less reactive। तो हाइड्रोजन जो है वो काफी ज्यादा, अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में है तो स्टेबल है, और इसीलिए उसका रिएक्शन जरा मुश्किल से होता है। तो अब अगर आप नोटिस करें एटॉमिक में क्या लिखा है, वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। यानी हाइड्रोजन के एटम के लिए, अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए पॉइंट नंबर 4 एडवांटेज हो गया, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए पॉइंट नंबर 4 डिसएडवांटेज हो गया। कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का एटम है तो समझिए रिएक्शन कराने के लिए ये इंतहाई रिएक्टिव है, तो आपके लिए बहुत मौजूद है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का एटम बहुत तेजी से खुद ही रिएक्शन कर लेता है। लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आराम से रिएक्शन करती है, मुश्किलों से रिएक्शन करती है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है, स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट 3 और 4 जो है वो बड़े अहम हो गए। पॉइंट 3 एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए डिसएडवांटेज और पॉइंट 4 एडवांटेज। पॉइंट 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए एडवांटेज और पॉइंट 4 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए डिसएडवांटेज। इस तरह ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि हमें रिएक्शंस में किस हाइड्रोजन को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन हमें आसानी से मिल जाता है उसका रिएक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास, और जिसे हासिल करने के लिए जतन करने पड़ते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम क्या करें, उनका कुछ ना करें, फिलहाल परेशान ना हो। अभी तो ये हमने कंपैरिजन किया है। आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक जो एटॉमिक की हालत में हो और एक जो मॉलिक्यूलर की हालत में। हमने उनके सिंबल्स, नोटेशन वगैरह लिखे, और फिर हमने इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कौन कितनी आसानी से मिलता है और रिएक्शन में कैसा बिहेव करता है। ये फिलहाल इनका तारुफ हो गया। ठीक है ना। अभी ये फैसला आप और मैं नहीं कर सकते अभी फिलहाल कि जब हमें रिएक्शन में हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो हमें कौन से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किस हाइड्रोजन से ज्यादा, क्योंकि जो आसानी से है तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करता हूं तो चूंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। ऐसा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर तो समझ लो ना होने के बराबर होता है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करेंगे तो यू डेफिनेटली रिक्वायर स्पेशल कंडीशंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर के हाइड्रोजन रिएक्ट। तो वो हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई प्रेशर भी हो सकता है, सूटेबल कैटलिस्ट भी हो सकता है, सब कुछ ही हो सकता है। यानी इन तीनों में से कोई एक चीज यूज करें या तीनों यूज करें, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। लेकिन एक बात तय हो गई, आप नसीहत बांध लें इसे सारी जिंदगी के लिए, जिंदगी में कभी किसी रिएक्शन में आपने किसी भी चीज का रिएक्शन H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करवाया तो याद रख लें ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर बिना किसी चीज की मदद लिए होना नामुमकिन है। So you will not find any single reaction in which hydrogen molecule is involved, no matter with which reactant, और आप एरो पर कुछ भी ना लिखें और कहें रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मली ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, सिंस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव आई मस्ट से, तो इसलिए हाई टेम्परेचर तो हम लाजमन देंगे। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाई टेम्परेचर के साथ कहीं कहीं प्रेशर की भी मदद लेनी पड़ती है और कैटेलिस्ट की भी मदद लेनी पड़ती है। तो ये तीनों फैक्टर हमें लगाने पड़ते हैं। अगर प्रेशर और कैटेलिस्ट ना भी लगाएं तो कम से कम हाई टेम्परेचर तो हल हाल में देना पड़ेगा। तो ये बात इससे पता चली। तो हमें अब लगा कि यार हम तो चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी हो और ये सब ना करना पड़े, तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का डिसएडवांटेज नहीं हो गया कि सर ये तो नखरे इतने हैं तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं करता। हमने कहा ओके, तो दूसरा ऑप्शन कोई है तो बताओ, वो एटॉमिक वाला है ना। हमने कहा बिल्कुल है। अगर आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन हो तो आप रूम टेम्परेचर पर चुटकियों में रिएक्शन करा सकते हैं बाबा, पता ही नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, इतना तेज। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? ये हाइड्रोजन हम ऐसे किसी सिलेंडर में स्टोर करके और इस तरह नहीं मिलता है हमें, एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाना पड़ता है। ये हमें नेचुरली नहीं मिलता, इसे हमें बनाना पड़ता है। तो अगर इसे हमें बनाना पड़ता है तो आप ज्यादा से ज्यादा यही परेशानी की बात होगी ना
कैसे बनाते हैं बता दीजिए भाई, फिर हम हिसाब किताब लगा लेंगे ना कि आया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके हीट, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कुछ दे के रिएक्शन करवाना ये ज्यादा फीजिबल है, या एटॉमिक हाइड्रोजन को पहले बनाओ और फिर रिएक्शन करवाओ ये ज्यादा फीजिबल है। तो ये फैसला तभी होगा जब हमें पता चले एटॉमिक हाइड्रोजन बनता कैसे है। अगर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के तरीके रीजनेबल है और वो आराम से लेबोरेटरी में कैरी आउट किए जा सकते हैं सस्ते तरीके से, तो फिर तो हर आदमी कहेगा भाई एटॉमिक हाइड्रोजन बल्ले बल्ले। लेकिन अगर एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें ज्यादा मुसीबतें तय करनी पड़े तो हम कहेंगे घर में बैठो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे। ये है असल बात। तो ये फैसला करवाने के लिए जरूरी है ना चीजें पूरी आप तक पहुंचे। तो बात तो शुरू हो चुकी। अब मैं चाहूंगा कि हम ये पॉइंट अगर हाईलाइट कर दें कि एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल कैसे होता है। आपने कहा ना इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जरा ये तफसील से पता चल जाए तो फिर हम इस फैसले के काबिल होंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन बनाकर उसे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ सबर शुगर करके रिएक्शन करना ज्यादा फायदेमंद। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये एक मैं जानबूझ के देखिए क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है, तो इस डिस्क्रिप्शन में किसी ज़माने में ये हालात थे कि हमने गिनती के सवालात बनाए हुए थे इनऑर्गेनिक में, हर चैप्टर से दो दो तीन तीन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के, और हमें पता होता था कि यही आएंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक लिख डालो। अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है ना, मैं तो कहता हूँ गुनाहगार बच्चे आ रहे हैं या पता नहीं टीचर डब्बा माल है क्या चक्कर है, किसी के तो अमाल का नतीजा है ना। पेपर का पैटर्न ऐसा मुश्किल बना रहे हैं कि अब आपका टॉपिक एक है और उस टॉपिक से 3-4 अलग-अलग अंदाज के सवाल बन सकते हैं। अच्छा, बच्चों की स्किल अभी इस काबिल नहीं हुई कि आप उन्हें टॉपिक पढ़ाकर कहें अब इससे जो सवाल बनेगा खुद उसका जवाब बना देना। आप भी जानते हैं कुछ बच्चे होंगे इतनी अच्छी स्किल के, लेकिन वो भी घबरा जाते हैं ये सोचने के बाद कि सर हम खुद लिखेंगे पता नहीं उसमें ऊंच नीच हो जाए तो अच्छे नंबर ना मिले, एक टीचर का लिखा हुआ तो मतलब वो तो ज़्यादा अच्छा इम्तिहान में इंप्रेशन डेवलप करेगा ना। हर एक को ये गलत, हालांकि हो सकता है वो खुद जो लिखे वो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस क्यों शेक होता है जब ये ख्याल आता है कि हम जिस करियर को हासिल करने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं वहाँ एक एक डेढ़ नंबर से लोग रह जा रहे हैं। ये तो मास्टर में आ गए हैं और अनफॉर्चुनेटली इम्तिहान नहीं होने की वजह से हालात इस वक्त और हैं, लेकिन बहरहाल जो आपसे पिछले साल के बच्चे थे जो अब एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक फ़िलहाल उम्मीदें यही हैं कि शायद देर हो जाए, लेकिन वो इम्तिहान होंगे। तो उन इम्तिहानों में ख़ास तौर पर जो प्री मेडिकल वाला होता है, लास्ट ईयर के अगर आपकी नॉलेज से गुज़रे हों, एक तो बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फॉर अ वेरी लिमिटेड सीट्स और फिर एक-एक नंबर क्रेडिट वो जो होता है ना आपका मेरिट लिस्ट पर 1 नंबर तो मैंने ज़्यादा कह दिया, पॉइंट्स में जो नंबर है ना, उन पर किसी का दाखिला हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो जहाँ ऐसी टेंशन वाले मामलात हों, वहाँ जिस बच्चे ने अपने करियर को बहुत ही संजीदा लिया हुआ है ना, वो तो एक-एक नंबर के पीछे लड़ेगा ना। तो उसमें फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग जब हम पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ़ टॉपिक ना पढ़ाकर जान छुड़ा लें, बल्कि उस टॉपिक को हर एंगल के साथ कवर करवाएँ। इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बेटा तुमने ये लिखना है, शॉर्ट ये लैंग्वेज पूछें तो फिर ये सब नहीं सिर्फ़ इतना लिखना है। इसी से रीज़न बनता है भाई ये वाला, इसमें सिर्फ़ ये 3 लाइनें लिखनी है। अगर इसमें फलाँ और फलाँ चीज़ का तज़किरा आया, उनका कंपैरिज़न हो जाए तो बेटा ऐसे कॉलम बनाकर ये पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। मटेरियल वही होगा, पूछने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। उसका हल्का-फुल्का नमूना आप देख के आ रहे हैं। खुद बताइए मुझे कि जब आपने ग्रुप्स की डिटेल में जो पॉइंट्स लिखे हैं और जो बातें आपने ब्लॉक्स में लिखी हैं, वो तकरीबन एक जैसी थी। लेकिन दोनों के लिखने के अंदाज में फ़र्क था। ग्रुप्स में पूछें तो क्या लिखेंगे, ब्लॉक्स में पूछेंगे तो किस तरह उसी नॉलेज को थोड़ा-सा मोल्ड करके और अंदाज़ चेंज करके, कहीं समराइज़ करके, कहीं डिटेल में आपने कोट किया है। यही पूरे सिलेबस में चलेगा। तो मैं इस टॉपिक को, जो कि बड़ा छोटा-सा किताब में लिखा होता है, ये जिस-जिस तरीके से आज तक इम्तिहान में पूछा गया है, हर तरीके को कवर करना चाह रहा हूँ। तो उनका तारुफ़ करवाया कंपैरिज़न की सूरत में, क्योंकि इस टॉपिक का सबसे मशहूर सवाल यही है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन।
जिस एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए हमने इतना बड़ा आपके सामने भी मसला बयान किया कि इसको बनाना पड़ता है, सब इस्तेमाल करेंगे, तो सवाल है कैसे बनाते हैं। तो वो भी बता दिया था बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देयर आर टू वेज, डिफरेंट वेज बाय फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तोड़कर हाइड्रोजन का आइटम हासिल कर सकते हैं, और ये तोड़ने के दो तरीके हैं। वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं? पहला, बाय थर्मल decomposition of molecular hydrogen। हेडिंग इज इनफ। पढ़ के आ रहे हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब वो तरीका जिसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सटेंसिवली हीट करेंगे और उसका बॉन्ड तोड़ देंगे। हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी है 104 किलो कैलोरीज पर मोल। 1 मोल हाइड्रोजन के बॉन्ड के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 1 मोल को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी चाहिए। थर्मल का लफ्ज है, इसका मतलब हम ये एनर्जी हीट करके दे रहे हैं। कहाँ ये जाता है? तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को गर्म करें तो डायरेक्टली ये हीट हाइड्रोजन के 1 मोल को मिलती है और वो अपने एटम्स में टूट जाता है। सिंपल इक्वेशन है। हाइड्रोजन को तोड़ के एटॉमिक हाइड्रोजन बना रहा है। टेम्परेचर बहुत देना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रोजन गैस at low pressure। डिस्चार्ज ट्यूब में ये काम होता है कि हम गैसेस को लो प्रेशर में रखकर उनमें से बिजली गुजारते हैं। आपने गुजरी फर्स्ट ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में ऐसी बातें पढ़ रखी हैं, अगर आपको याद आ जाए। जब ऐसा करते हैं भाई, बात सारी ये एनर्जी देनी है। 104 किलो कैलोरीज की एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बस हमने चेंज ये किया कि ऊपर ये एनर्जी हीट की सूरत में है, नीचे ये एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में है। और उसका हमने रफली ये भी बता दिया आपके जहन में, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये सब काम होता है। अगेन शर्त यह है कि आप इतनी बिजली गुजार दीजिए जो 104 किलो कैलोरीज पर मोल के इक्विवेलेंट हो। शर्त थी लो प्रेशर, तकरीबन 0.1 से 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हाइड्रोजन के एटम आ गए एक दफा फिर। अब दोनों बातें आपके सामने आ गई हैं। फैसला ये करना है क्या ये तरीके इतने सिंपल हैं कि हम आंखें बंद करके कहते हैं ओहो एटॉमिक हाइड्रोजन, बस इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो हम में से कुछ बच्चे सोच में पड़ जाएंगे
हमने तो कभी लैब में रिएक्शंस किए नहीं, हमें क्या पता क्या करना आसान है क्या करना मुश्किल। कागज पे लिख दो ये रिएक्शन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो क्या फर्क पड़ता है, लिख दिया, हमें कौन सी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचना है, कुछ रिएक्शंस तो मैंने अभी पढ़ा दिए ना, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए ना, तब आप एक दफा फिर सोच देखिएगा। उस वक्त रिवाइज कर रहे होंगे ना इम्तिहान के लिए इंशाल्लाह। अभी भी जो रिएक्शंस पढ़े हैं मैक्सिमम इंडस्ट्रियल पढ़े हैं, हालांकि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिनमें मैंने कहा आपसे कि ये वो रिएक्शन है जिसमें से पैसा बचाने की धुन होती है। रिएक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हो रहा है उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, सब चलता है। तो बावजूद इसके कि इंडस्ट्रियल रिएक्शन में अमूमन हीट देनी पड़ती है मैक्सिमम, जो आपने तमाम 6 तरीकों में सिवाय इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर में सब में हीट किया, मैक्सिमम 1000, इससे ज्यादा नहीं। पूरा सिलेबस देख लीजिएगा आगे तक, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बस इसी रेंज के हीट के अंदर अंदर हो जाते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के। लैब में अगर मुझे कोई रिएक्शन करना है ना, तो ये तो 100 डिग्री भी मुझे बहुत दुख दे रहा होगा, इतना कौन गर्म करेगा। तो फिर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने तो अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी मगर मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ ली है। कोई भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, एबनॉर्मल मैं इसलिए नहीं छेड़ा कि देयर आर स्पेशल थिंग, हम पता नहीं कितने कितने टेम्परेचर पे कर लेते हैं। नॉर्मल रूटीन का, ना इंडस्ट्रियल ना लेबोरेटरी, इतने हाई टेम्परेचर को नहीं डिमांड करता या इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है ये तरीका देखकर हमारे दिल में ख्याल आ रहा है कि आओ एटॉमिक हाइड्रोजन की फातिहा पढ़ लेते हैं, इसे इस्तेमाल नहीं कर बनाने में 5000 सेंटीग्रेड का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लें उसके रिएक्शन के लिए तो 500,000 डिग्री से ही काम हो जाता है। पागल है क्या, ये टेम्परेचर देंगे, नो नो डाटा सर भूल जाइए। अच्छा भाई इससे भूल जाते हैं, नीचे आओ, आप शायद मित्र लगे। बोला क्या बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को रखकर बिजली के झटके मार रहे हैं आप, हम कौन से रिएक्शन में बिजली के झटके मारते हैं। ये दोनों रिएक्शन जो आपने कोट किए हैं, अगर एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के यही तरीके आपके पास हैं तो सो सॉरी, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में एटॉमिक हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में बिजली के झटके लेने पड़ते हैं और ना ही 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहें कि बिजली को इस्तेमाल तो किया ना आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, वो और चीज है। बिलीव मी, अगर आपको कभी मौका मिले और आप पानी से हाइड्रोजन गैस बनाने की बात करें, ठीक है, मैंने कहा था जहां बिजली सस्ती महंगी का और बात है, लेकिन कितना वोल्टेज चाहिए इस काम के लिए, ये पेंसिल सेल से काम हो जाता है। और यहाँ जिस आप झटकों की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो गैस को लो प्रेशर में बिजली गुजारने के लिए तकरीबन 5000 वोल्टेज चाहिए होता है। ये घरों में 204 वोल्ट 40 वोल्ट की करंट आता है, बल्कि 120 का आता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल वे ऑफ प्रिपरेशन। तो सर फिर इसका मतलब ये निकला कि हाइड्रोजन के रिएक्शन मॉलिक्यूल से करवाओ। तो जब मॉलिक्यूल ही से करवाने थे तो ये एटॉमिक का तस्करा भी तो आप ही ने छेड़ा, हमने तो कहा भी नहीं था। हम तो हाइड्रोजन को जानते ही मॉलिक्यूल की हैसियत से थे, उसी से चुपचाप कर लेते। खुद ही ये विलन कहानी में डाला, आप खुद ही उसको धक्के मार मार के दलील करके बाहर निकाल रहे, ये क्या बात हुई। हमने कहा सबर, इसे बनाने का तरीका हमें बहुत मुश्किल लगा। बिल्कुल सही, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इससे पहले कि हम इस एक्सट्रीम आंसर पे पहुंचे कि इसे भूल जाओ और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन करो, हमने कहा 1 मिनट, चीजें हमारे लिए सस्ती हैं या महंगी हैं, उन्हें इस्तेमाल करना हमें फायदा देगा या नुकसान देगा, इसका फैसला वन साइडेड चीज से नहीं होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन का हुसूल बड़ा मुश्किल है अपनी जगह पर, लेकिन ये भी तो चेक करो इसका फायदा क्या है। बाज औकात एक चीज सिर्फ 10 रुपए महंगी होती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं लेंगे। और बाज औकात 1000 रुपए महंगी होती है और हम कहते हैं नहीं 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 भाई ये ले लो। क्यों? जब ये देखा जाता है कि एक चीज 10 रुपए महंगी मिल रही है, लेकिन उस 10 रुपए एक्स्ट्रा देने से हमें उसके अंदर क्वालिटी में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी,
जो 10 रुपए सस्ती चीज है उसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो हमें तो साफ नजर आ रहा है 10 रुपए ज्यादा होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हमसे कहा जाता है ये चीज आपकी नॉर्मल वाले से 1000 रुपए ज्यादा है क्योंकि ये दूसरी कंपनी की और उसके ये एक्स्ट्रा फायदे हैं। तो हम भी देखते हैं यार पैसे ज्यादा लेने हैं लेकिन ये अलग कि लोग जब आपको ये उम्मीद होती है ना फट का एक्स्ट्रा फायदा भी हो रहा है, तो हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल हो रहा हो मुश्किल से लेकिन फायदे देता है बाबू इतने जबरदस्त। तो हम कहते कोई बात नहीं भाई महंगी ले लेंगे लेकिन एक ही दफा सुकून से काम तो हो जाएगा। तो एक दफा देख तो लें इसके फायदे क्या है, कहीं ऐसा ना हो गलत फैसला कर रहा हूँ, हमें पता लगे ठीक है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर आप एटॉमिक हाइड्रोजन बनाए लेकिन उसके बाद वो हाइड्रोजन जो आपको फायदे देगा तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो बुराई की बात नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट सी द कंपैरिजन ऑफ द बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक हाइड्रोजन। इसलिए एक स्टेप और, क्योंकि मैंने एक जुमला लिखा था एटॉमिक हाइड्रोजन is very unstable and reactive और molecular hydrogen is very stable and less reactive। तो इस बात को भी तो elaborate कर लें। तो मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस को कोट कर रहा हूँ जो हमने एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ किए और जो हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ किए। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक ही रिएक्शन दोनों के साथ किया जाए तो अगर एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ करने से हमें बस थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है तो भाई थोड़े बहुत फायदे के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा पता चला कि एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा होता है तो मैं सोच सकता हूँ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदे ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो आइए पूरी बात हो जाती है और अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बेसिकली मैं लिख तो हाइडिंग एटॉमिक हाइड्रोजन रहा हूँ लेकिन करूंगा दोनों के, एक ही रिएक्शन दो दफा लिखूंगा एटॉमिक के साथ भी और मॉलिक्यूलर के साथ भी ताकि कंपैरिजन रहे। पहला अगर मैं आपके सामने बल्कि इससे भी आसान रिएक्शन लेकर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊं। हाइड्रोजन कौन सा लिया है, मॉलिक्यूलर, और बनाऊं HCl। इस रिएक्शन को हम आम तौर पर सनलाइट की मौजूदगी में करते हैं। इसका मतलब है नॉर्मल हालत में नहीं हो सकता, सूरज की रोशनी में होता है, HCl बनता है, लेकिन इसके बावजूद कंसीडर्ड एज स्लो रिएक्शन। यही रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के एटम से करूं बजाय मॉलिक्यूल से, नो सनलाइट इज रिक्वायर्ड इन दैट केस एंड आई विल रेडिली गेट HCl इन अ वेरी क्विक मैनर। तो इस पहले रिएक्शन का अहवाल नजर आया कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ स्लो है और सनलाइट भी चाहिए, एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कोई कंडीशन नहीं चाहिए और फास्ट है। ये एक ही रिएक्शन है जिसे मैंने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दोनों के साथ किया है और हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ कि यस एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ फायदा तो है। ओके, एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करें। कि मैंने टेम्परेचर लिख दिया, दोबारा एक बात याद दिलाने के लिए यहाँ भी आप डेल्टा का निशान बना सकते हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इतने कॉमन रिएक्शंस हैं उनमें से किस किसके टेम्परेचर याद करते रहेंगे और फिर खुद कंफ्यूज होंगे, इसलिए कि ये रिएक्शन किताब में कोई 3 दफ़ा है और भाई तीनों दफ़ा इसके लिए अलग अलग टेम्परेचर लिख दिया उन्होंने, कहीं 450, कहीं 600, कहीं 650। वजह उसकी ये है कि नॉर्मली जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो 450 से 650 के दरमियान हीट दी जाती है, इसलिए तीनों ने सही सही लिखा है। लेकिन ये बात वो बच्चा जो रट्टे लगा रहा होता है ना उसके लिए बड़ी उलझन का बायस बनता है, तो मैंने इसलिए इलाज निकाला ऐसे रिएक्शंस में आप सिर्फ हाई टेम्परेचर लिख दें तो काफ़ी है। तो बहरहाल H2S बनता है, लेकिन
650 देकर भी ये कोई बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होता, स्लो। अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करने के बजाय एटम इस्तेमाल करूं, यही H2S मिलेगा बगैर किसी हीट दिए, बहुत ही तेजी के साथ। थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है यार फायदे की बात है। एक तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा और बहुत ही तेजी से हो जाएगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसी तरह एक तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से मिलता है। अगेन ये हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, इसी तरह 500-600 के करीब कॉपर बनता है और वाटर। रिएक्शन इस अंदाज से हो तो स्लो है। अगर यही एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिले, सेम प्रोडक्ट बनाएगा, कोई हीट नहीं देनी पड़ेगी, रूम टेम्परेचर पर फास्ट रिएक्शन। तो भाई ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दी, जो आपको ये बता रही हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन कितना फायदेमंद है। अब पूरी बात हो गई। अब वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए जो हमने एटॉमिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिखे थे। पहले 2 पॉइंट तो उनकी डेफिनेशन में आ गए ना, कि हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म इज एटॉमिक हाइड्रोजन और उसको कैपिटल H से लिखते हैं। हाइड्रोजन इन डायटोमिक फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और उसे H2 से लिखते हैं। असल पॉइंट थे 3 और 4। 3 में बताया कि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रिपेयर करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन खुद से मिल जाता है। प्रिपेयर करने के क्या तरीके थे वो दिखा दिए। तो चौथा पॉइंट था कि एटॉमिक हाइड्रोजन के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, ये बहुत ही रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल है और वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है। अब उसके लिए हमने ये पॉइंट्स लिख दिए। अब सारी बात खुल गई। तो अब फैसला करना है कि एटॉमिक हाइड्रोजन बेहतर या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, उल्टी सीधी बातें करें, मेरे ख्याल में बहुत ही क्लियर डिसीजन है। ये तमाम रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है, हमें हीट देनी पड़ी है, मगर कितनी? मैक्सिमम यही है 650। 650 तक की हीट देकर आप एक रिएक्शन करवाएं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर लगता है, बनिस्बत इसके कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। वो अल्लाह के बंदों, वो एटॉमिक हाइड्रोजन आया कहाँ से? ये तो ये कहानी जानबूझ के हमें डॉट देने के लिए कैसे लिखी गई है कि आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन है तो अब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर हो जाएगा। ओ भाई, वो एटॉमिक हाइड्रोजन आया कहाँ से? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर। तो मुझे हर उस रिएक्शन में जिसमें हमें एटॉमिक हाइड्रोजन नजर आ रहा है 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड देने पड़ रहे हैं, तो मैं पागल हूँ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दूं? मैं 650 पे रिएक्शन करा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतने हाई टेम्परेचर का रिएक्शन। इसलिए अभी तक का तो फैसला ये है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आप जीत गए। तो दिल ये कहता है कि सर जब यही करना था तो इतना टाइम जाया करके क्यों किया? क्योंकि देखिए ना, आपने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कोई आपसे कहेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी है, एटम भी है, देखते हैं दोनों का हवाला और अब एकदम रिजेक्ट कर दिया। अगर इसे रिजेक्ट ही करना था तो इसमें तस्करा करने की क्या जरूरत है? दाल में कुछ काला है। तो भाई वो काला ये है कि फिलहाल इस पूरे टॉपिक का ये मकसद नहीं था कि आप ये मुकाबला कराएं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक हालत में इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है या मॉलिक्यूलर। जी नहीं, तो मैंने तासुर ऐसे दे दिया, क्योंकि इस मुकाबले में तो मुकाबला ही नहीं हुआ है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो बड़े वाजे फर्क से जीत गया है। इस टॉपिक का मकसद था ये बताना कि एक हाइड्रोजन एटम की हालत में भी होती है और वो कितनी फायदेमंद है ये बताना था। लेकिन उसका ये डिसएडवांटेज कि वो होती कहाँ है सर, वो तो बनानी पड़ती है ना, बस यही असल पॉइंट है। अब मैं एक बात कहूंगा, कहानी पलट जाएगी। अगर अगर साइंस आपको कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे एटॉमिक हाइड्रोजन आप आसानी के साथ रूम टेम्परेचर पर बना लें, ना बिजली के झटके देने पड़े, ना 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़े, बल्कि रूम टेम्परेचर पर हल्के फुल्के एफर्ट के साथ अगर एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाए, अब किसको वोट देंगे? सर क्या बात कर रहे हैं, फिर तो एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन। इस वक्त हमें यही डिसएडवांटेज नजर आ रहा है ना कि एटॉमिक हाइड्रोजन बड़े काम का है, मगर सर फायदा ऐसे काम का जब उसे बनाने के लिए 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड या बिजली के झटके देने पड़े। तो अब मेरी कहानी का ट्विस्ट क्या है? अगर साइंस के पास कोई तीसरा तरीका भी है जो अभी तक उसने नहीं बताया, अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका भी है जिससे मैं हाइड्रोजन का एटम रूम टेम्परेचर पर हासिल कर लूं बगैर एफर्ट्स किए,
तो फिर हर रिएक्शन एटॉमिक हाइड्रोजन से ही करवाया जाना चाहिए। ये है इस कहानी का असल रुख। हमारे पास ऐसा तरीका है, हमारे पास ऐसी हाइड्रोजन है जो एटॉमिक हालत में होगी, रूम टेम्परेचर पर आसानी से बन जाए, फिर हम उसी रिएक्शन करवाया करें। कैसा है? तो अब इस टॉपिक का अगला मरहला यही होगा, हम आपको बताएंगे वो हाइड्रोजन का एटम कौन है और कैसे मिल जाता है, जिससे ये सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। आपकी ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं जज्बात में 2-1 मिनट ज़्यादा ले गया हूँ, तो मैथ्स वाले और बायो वाले डांटते हैं बहुत। तो प्लीज़ अब बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह अगली दफ़ा। थैंक यू।